हर बार की तरह आज के एपिसोड में भी हम आपको ऐसे स्पेशल गेस्ट से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में, रंगमंच में एक अलग ही प्रतिभा बनाई है और अपने दर्शकों को काफी प्रभावित भी किया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट के बारे में जिनका नाम है यादवेंद्र यादव जी। तो आइए दर्शकों, इनका हमारे आज के कार्यक्रम बिहार थिएटर में सबसे पहले स्वागत करते हैं। यादवेंद्र यादव जी, आपका हमारे कार्यक्रम बिहार थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर इस रंगमंच का शौक आपको कहां से और कैसे लगा? जी, बताना चाहूँगा कि इस रंगमंच का शौक जब इस शुरुआती दौर में बचपन में टीवी देखता था, रामायण वगैरह देखता था या गांव के ड्रामा नाटक ये सब देखता था, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे भी देखें। और तब से मुझे ये सब चस्का लगा, ये सब काम करने का। जी बिल्कुल। वैसे ये भी सुना है कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के बाद फिर एक अभिनेता के रूप में आना, ये जो आपका दिलचस्प जो ये सफर है, ये इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआती दौर में तरह तरह के लोग मेरे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हर तरह के लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में। तो उनकी जो भावना, अलग अलग किरदार, तरह तरह का ऐसा रूपरेखा देख के मन में इच्छा होती थी कि कभी मौका मिले तो मैं भी हर तरह का रूप में नजर आऊं। और फिर आपके सामने है जो भी है कर रहा हूं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने पहले रंगमंच से शुरुआत की, फिर आप टीवी धारावाहिक के तरफ आए और उसके बाद आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया और उसके साथ ही साथ आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपनी एक प्रतिभा स्थापित की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप हिंदी इंडस्ट्री में काम करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप क्या अंतर पाते हैं और किन किन अनुभवों को आपने देखा है, ये हम और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी, अंतर तो विशेष नहीं है, काम तो काम होता है, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो। तो जैसा डायरेक्टर बताते हैं, जैसा स्क्रिप्ट का डिमांड रहता है, उस हिसाब से हम अपना काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम एक्टर को एक पानी की तरह होना चाहिए। पानी ऐसा होता है कि जैसे जो कलर डाल दो उस कलर का हो जाता है। सेम हियर कि हम जैसा हमें बताया जाता है हम करते हैं, बाकी विशेष कोई फर्क नहीं है। यादवेंद्र जी, अब हमें ये बताइए कि जैसे कि आपने पहले रंगमंच से शुरुआत की और फिर आप स्क्रीन पे काम करने गए, तो ये जो आपका सफ़र था, इनमें किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा या किन किन बातों को, अनुभवों को, ये जो भी आपका ये जो लंबा सफ़र था, ये आप हमारे साथ साझा करें। जी, स्ट्रगल तो बहुत कुछ करना पड़ा और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। अभी ये सब बताना चाहेंगे तो आई थिंक इतना समय नहीं रहेगा। शायद मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनौती का तो बहुत काम है, ये काफ़ी कुछ स्ट्रगल करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जी बिल्कुल। वैसे भी कहा जाता है कि एक एक्टर्स की जो लाइफ होती है वो वैसे भी जब आपने अपने लिए ये जब रास्ता चुना है तो समझ लीजिए कि ये एक आग का दरिया है और इस पे से गुजरना है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक्टर की लाइफ बिल्कुल भी आसान किसी भी मायने में नहीं होता, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। और एक अच्छा और सच्चा एक्टर वही होता है जो हार ना माने और अपने रास्ते को संघर्ष और चुनौतियों से लड़ते हुए उसे पूरा करे। जी यादवेंद्र जी, कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके जहन में है, जब आप इस इंडस्ट्री में, जब आपने सोचा था कि इसी में आपको अपना फ्यूचर बनाना है और मैं इसी को अपने एज अ करियर चूज़ कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी घटना जो आज भी जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आज भी आपकी आंखें भर आती हो और आपके जहन में वो चीज़ बसा हुआ है, कुछ ऐसे स्ट्रगल और चुनौतीपूर्ण जो कुछ है उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, बताना चाहूँगा मैं कि जब भी शुरुआती दौर में मुझे कोई काम वाम नहीं मिलता था तो मैं बड़ा कोशिश करता था कि क्या करूं कि यहाँ तक मैं पहुँच, मतलब कुछ काम करूं, इंडस्ट्री में कुछ अपना नाम हो, काम हो। तो ये सब सोच सोच के बड़ा तकलीफ होता था। लोग चिढ़ाते थे
कभी किधर भी जाता था तो ऐसा नज़र से देखते थे कि उनको देख के मुझे लगता था कि अब कुछ तो ऐसा करना है कि करके कहते हैं कि डर के जीने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात को मैं इसका पालन किया और सीढ़ी इसे चढ़ते गया। तो देखा जाए तो इसी बात को आपने याद करके और इसी बात को अपने अंदर बैठा लिया और इसलिए आज आप हमारे सामने एक कुशल अभिनेता के तौर पर हैं। जी यादवेंद्र जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और साथ साथ आप अभिनय के फील्ड में भी हैं, अभिनेता भी हैं, तो आप इन दोनों विधाओं को किस तरह से देखते हैं, ये आप बताइए हमें। ये जो डॉक्टरी पेशा है इसमें लोग तरह तरह का दुख तकलीफ लेके आते हैं, तो वो सब अपन सॉल्व करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं आया कि कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट भी एक तरह का इलाज है। अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो औरों का प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। इस रूप में अपन फिल्म लाइन ज्वाइन करके कर रहे हैं। यादवेंद्र जी, चूंकि आपने बहुत सारे निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ काम किया है और अभी कर भी रहे हैं, तो कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसने आपको आपके जीवन में बहुत प्रभावित किया है और एक तरह से कहें तो आप उनको अपने गुरु के तौर पर मानते हैं या पूजते हैं और उन्हीं के बताए आदर्शों पे आप चलते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपके ज़िंदगी में, उनके बारे में आप हमें बताइए। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे लाइफ में रानी चटर्जी का बहुत महत्व है, पराग पाटिल का है, इकलाक खान जी का है। आप लोग अगर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। जीवन भर में आप लोग का ऋणी रहूँगा। आपके द्वारा किए गए नाटक रश्मि रथी, जो कि काफ़ी चर्चित नाटक है, तो इस नाटक के बारे में कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसा पल है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, वो आप हमें बताइए। ज़रूर। रश्मि रथी दिनकर जी की ऐसी रचना है जिसे हम सभी जानते हैं और काफ़ी अच्छा ये शो करने को मिला हमें। हमारा 3-4 शो यहाँ पे भी हुआ था, दिल्ली में, नोएडा में, रीवा में, जो काफ़ी सुपर डुपर हिट गया। उसमें मैं इंद्र भगवान के रूप में हूँ। इंद्र जी जब भी भिक्षुक रूप में कर्ण के पास आते हैं कवच कुंडल लेने के लिए, तो कर्ण जो है उनको पहचान लेता है और उसी टाइम पे जो सब बातें होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो उसमें से कुछ इस तरह से है कि धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, ना ही नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये सब मुझको नहीं चाहिए, जो देव धर्म को बल दे, देना है तो मुझे तुम अपना कवच कुंडल दे। इस टाइप का था। जी, बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं। अब जो मैं आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि आपने बहुत सारे किरदारों को निभाया है, वो चाहे स्क्रीन हो या रंगमंच हो, टीवी धारावाहिक के लिए भी और फिल्मों के लिए भी। तो उन सारे कैरेक्टर्स में से कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा हो, बहुत ही टफ रहा हो उस कैरेक्टर को निभाना, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, एक कैरेक्टर ऐसा करने को मिला जो मैं एज ए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के रूप में हूँ। पिक्चर का नाम है रंगदारी टैक्स। इसमें मैं आया तो था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे ये काम करना है, तो किसी और को गेटअप मेकअप सब दे दिया गया ये काम करने के लिए। लेकिन जब सेट में मुझे डायरेक्टर ने देखा एंड टाइम पे, बोला अरे ये रोल तो इनको करने के लिए बुलाया गया था, तो फिर ये इनको क्यों बनाया जा रहा है। सर जल्दी से आप रेडी होइए, मेकअप कीजिए, गेटअप ये हो। इतना बड़ा स्क्रिप्ट दे दिए, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण इसलिए लगा, एक तो इतना बड़ा रोल, इतना इस टाइप का रोल, और फिर भी वन टेक ओके होता गया। बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। जी यादवेंद्र जी, रश्मि रथी जो प्ले आप लोगों ने नाटक किया, तो उस नाटक से जुड़ी जैसा मैंने पहले ही कहा था, कुछ यादें ऐसी हो जैसे कि आपने कितने दिन आप लोगों ने उसका अभ्यास किया और उसको रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति करने में कितना समय लगा आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को, और कैसा रहा वो नाटक और पूरे थ्रू आउट द नाटक कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वो नाटक से आपको क्या क्या सीखने को मिला रंगमंच के क्षेत्र में, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, बहुत कुछ सीखने को मिला।
इसका तो कई दिन तक हम लोग ने रिहर्सल किया बराबर। रिहर्सल करने के बाद में फिर आए फाइनल शो करने के लिए। इकलाक खान जी इसके डायरेक्टर हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने हम लोग को एज ए नाटककार कैसा क्या करना है नहीं करना है सब बताया। और स्टेज पे काम करने के बाद ही अगर देखा जाए तो मैं खुल के एक्टिंग जो होती है कि कितना फैलना है नहीं फैलना है ये सब करने को मुझे मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं तो समझता हूँ कि अगर किसको भी इस मैदान में आना है तो स्टेज पे काम करना बोले तो बहुत ही बढ़िया है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई और है ही नहीं जी। अगर पहले के समय की बात करें और अभी जो हमारा प्रेजेंट के समय की बात करें तो देखा जाता है कि आमतौर पर पहले जो मतलब किसी भी नाटक को रंगमंच पर लाने से पहले काफ़ी 4-5 महीने उसका पुराना अभ्यास चलता था और अभी बहुत ही कम ही समय में उसका रिहर्सल करके और लोग उसको स्टेज पर उसका मंचित करने जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ का एक आधुनिकीकरण होता रहा है कि जैसे कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ बहुत कुछ आ गई है। पहले वो सब नहीं था, अभी लाइट साउंड ये वो सब जो व्यवस्था है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कम समय में जो हो रहा है वो अच्छा भी है और होना भी चाहिए। भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना लोग के पास टाइम का भी बचत हो वो अच्छा है। तो ठीक जा रहा है जो भी है, पहले से अब की अपेक्षा ठीक है। ओके याग्वेंद्र जी, आपने अपने शुरुआती दौर में गांव में बहुत सारे नाटकों को किया है, जैसे गांव में रामलीला और जो भी दुर्गा पूजा पे जो छोटे छोटे नाटक गांव में किए जाते हैं, जो एक मेला लगता है, उसमें भी आपने नाटक किया है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है आपका, उसके बारे में बताइए। वो तो काफ़ी ही आनंदपूर्ण उस समय का था दौर, जब भी नाटककार लोग बताते थे कि आपको ये किरदार निभाना है, इस टाइप का रोल है। रिहर्सल होता था, काफ़ी हंसी खुशी से वो सब करने को मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। एक मुट्ठी भर चावल करके नाटक किए थे हम, जिसमें हमें एक बूढ़े का किरदार था, वो भी लंगड़ा रहता है। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार मुझे बैसाखी लेके चलना रहता है और जो सामने विलन रहते हैं तो उनको जो है मारना रहता है किसी बात पे। तो मैं बैसाखी लेके यूँ किया कि वो अपना झुक जाएंगे, लेकिन वो इत्तेफाक से झुके नहीं, सच में लग गया था। तो वो भी एक मज़ेदार किस्सा, तो बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। मतलब कि सब मिला के काफ़ी कुछ एंजॉय करने को मिला और वहीं से सब सीखने को भी मिला। और आज जो आप बोल रही हैं कि कुशल एक्टर हूँ, तो उसी की देन है। आपको क्या लगता है कि इस रंगमंच के क्षेत्र में या फिल्म की दुनिया में एक कुशल अभिनेता बनने के लिए एक अच्छे आर्टिस्ट को किन किन चीज़ों पे खास करके ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खास करके तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि नियम संयम ये सब तो होना ज़रूरी है। ये यही नहीं, हर क्षेत्र में होना ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी होना है जी। खाली पीली का लोग एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, मैं समझता हूँ ये सब नहीं। अरे जो काम है काम पे फोकस करो तो अपने आप निखार आएगा। तो ये सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसा कि आपने तो बचपन से ही और शुरुआती दौर से ही आपने अपने गांव में नाटक किया है और गांव के लोगों के साथ किया है, तो क्या ऐसा कभी कुछ सुनने को मिला गांव वालों की तरफ से कि तुम अच्छा कर रहे हो या तुमको इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, तुम अच्छा करो, या इस टाइप का कोई सपोर्ट गांव वालों से, समाज से, ये कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका? नहीं, ये सब तो गांव वालों से नहीं, यहाँ तक कि घर वालों से भी इस टाइप का कुछ सपोर्ट नहीं मिला। वो लोग चाहते थे कि एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन के रहो, हॉस्पिटल चलाओ, लेकिन ये सब पे ध्यान मत दो। तो इस बीच में काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा और उल्टा दोस्त लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट किए कि नहीं, आप अच्छा जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो इसी क्षेत्र में। तो अच्छा लगा उन लोग का साथ पाके। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने सारे रुकावटों के बावजूद भी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था, समाज से कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी आप आज एक कुशल अभिनेता के तौर पर हमारे सामने हैं, तो किस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया इस रंगमंच और फिल्मी दुनिया के प्रति, इसके बारे में बताइए। यही मैं जिन जिन लोग से मिलता गया, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जैसे डायरेक्टर हो गए, राइटर हो गए, या आर्टिस्ट अभी जिनका मैं नाम लिया, रानी वगैरह हो गई, तो ये लोग बोलते थे कि सर काम आप काफ़ी अच्छा करते हो, करो, कीप इट अप। तो मन में लगता था कि अरे वाह, हौसला अफजाई अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि
मतलब देखा जाए तो रंगमंच के और फिल्मी दुनिया के ही जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही आपको बहुत प्रोत्साहित किया कि हाँ, तुम आगे बढ़ो इस क्षेत्र में, और जिसने आपको बहुत इंस्पायर भी किया। राइट। चूंकि आप लिखने का भी शौक रखते हैं और आपने काफ़ी मतलब सब्जेक्ट्स बना के रखा है और लिखते हैं, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, आखिर इसका शौक कैसे लगा आपको? इसका जवाब सुन के कहीं हमारे राइटर बंधु लोग हमसे कतराने तो नहीं लगेंगे, कहीं उनके मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि ये खुद राइटर है, अभी इसको थोड़ा सा दूर रखो। खैर, जब भी क्या है, मन में कुछ करने का एक होता है ना कि हम ये करें वो करें, इस टाइप का मुझे रोल मिले, इस टाइप का मैं एक्टिंग करूँगा, तो मन में होता है कि ऐसा अगर डायलॉग रहे तो अच्छा रहे। तो कुछ इस तरह से शुरुआत करते करते वो कड़ी जुड़ती जाती है, और कुछ जो घटनाएं घटी हैं या कुछ मन में तो होता है, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं, तो मन में जो कुछ विचार भावना उत्पन्न होता है तो वो सब लिखते जाते हैं, और लिखने के बाद जो पता चलता है कि अरे वाह ये तो अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है, और उसी को अच्छे से थोड़ा सा सजा संवार दो तो बन जाता है एक सब्जेक्ट। चूंकि आप दूरदर्शन से भी जुड़े हैं, आपने दूरदर्शन से भी काफ़ी धारावाहिकों को किया है, जिसमें आपका एयर होस्टेस धारावाहिक काफ़ी चर्चित है जी। तो उसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। जी, शुरुआती दौर में ऐसा काम वाम तो मिल नहीं रहा था, लोग मुझे जानते नहीं थे, और मैं जिनसे मिलने जाता था वो बोलते थे कभी कुछ काम वाम तो किए नहीं हो, तो कैसे आपको क्या, तो अब जैसे समझ सकती हैं कि स्ट्रगल में सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैंने एक डीवीडी फिल्म बना डाली थी, और वो डीवीडी फिल्म सुकून पाया दिल के नाम से था, तो काफ़ी लोग को पसंद भी आया। तो उसी टाइम पे एक सीरियल चालू था एयर होस्टेस DD1 पे, अविनाश वाघमारे जी इसके डायरेक्टर, तो उन तक मेरी ये डीवीडी पहुंचाया मैं। उन्होंने देखा तो बोला हाँ एक्टिंग तो अच्छा कर लेते हो, आपको ज़रूर मौका दूंगा मैं मेरे सीरियल में। और उसी टाइम पे कुछ एक डॉक्टर का किरदार निकला, तो उन्होंने बुलाया मुझे, बोला कि फिलहाल ये कर लीजिए, बीच बीच में आपका आना जाना होगा इस सीरियल में। बोला ठीक है, तो मैंने शुरुआत वहाँ से किया एयर होस्टेस से। इसके बाद DD1 की कई सीरियल मुझे करने को मिला, जिसमें से है एक माँ की अग्नि परीक्षा, पीहर, कैसी ये जिंदगानी, ये सब सीरियल जो DD1 के हैं उसमें मैंने किया था। और उसके बाद फिर मुझे GTV पर अफसर बिटिया में मौका मिला, कलर्स पे कोड रेड, और लाइफ ओके पे सावधान इंडिया में कई एपिसोड में काम करने को मिला। देखा जाए तो जो आपका सफ़र है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि सबको इससे सीखना चाहिए कि सपोर्ट नहीं था, और कुछ ऐसा मतलब कहीं से किसी ऐसा कुछ सपोर्ट था नहीं, उसके बावजूद भी आपने जिन जिन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया, आपने उस चीज़ों को अपने अंदर रखा और हार नहीं माना, और आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली। वाकई आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, सीरियल्स में, फिल्मों में, बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल एक है मेरा, सारे हमारे दर्शकों के लिए है, और जो भी न्यू जनरेशन्स के जो बच्चे हैं या लड़के लड़कियां जो भी हैं, यंगस्टर्स, उनके लिए है। जैसे कि इस रंगमंच के क्षेत्र में आजकल आप देखेंगे कि लोग मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और मैक्सिमम यंगस्टर्स मीडिया के ही क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आप उन सारे यंगस्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक मैसेज, कि अगर आप इस रंगमंच के क्षेत्र में आना चाहते हैं, फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है? ऐसा कुछ है आपके पास मैसेज, तो आप हमारे दर्शकों से साझा करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप जो भी काम करना चाहते हैं, वो काम करने के पहले आप कम से कम 100 बार सोचिए, लेकिन आप एक बार अगर निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो 100 मुसीबतें आए तो भी आप पीछे मत हटिए, जरूर आप सफल होंगे, मेरा मानना है, क्योंकि मैं यही फार्मूला यूज करता हूँ। याग्वेंद्र जी, चूंकि आप फिल्मों में ज़्यादा काम करते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा काम करते हैं, तो आपने काफ़ी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है, तो कोई आपके द्वारा किए गए कोई ऐसी फिल्म के बारे में बताइए जो काफ़ी प्रसिद्ध है और लोगों ने बहुत उस काम को, आपके उस काम को सराहा है, और उसके कोई डायलॉग्स हों या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट, वो आप हमें बताइए। जी, फिल्में तो ऐसे काफ़ी हैं, लगभग 100 के ऊपर हो गई, और उसमें से एक गदर पिक्चर मुझे याद आता है। गदर पिक्चर में मैं मेजर खान के रूप में हूँ, जो हीरोइन का बाप रहता है। ये पाकिस्तान से आए रहते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इनको अटैक आ जाता है और मर जाते हैं।
और इसका जब शूटिंग करना था तो कब्रिस्तान में लेके गए, जिसमें वो कब्र लेके जाते हैं। तो सब मिला के मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन अभी क्या है, एटीट्यूड भी नहीं दिखाना था, तो करके मैं बोला ठीक है भाई, कर लो जो करना है। लेके गए कब्रिस्तान में, रख दिए गाड़ी को। अब उधर मुझे सचमुच के कीड़े काट रहे थे। मैं कैमरा दादा को बोला कि सर थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे सर हिलिए मत, नहीं तो और टाइम लगेगा, करके मुझे वहाँ पे लेटना पड़ा। बोले तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम होने को आई, तब जाके वो सीन कंप्लीट हुआ। और वहाँ पे जो कब्र खोदा गया था, इत्तेफाक से वो छोटा था और मेरी लंबाई बड़ी। तो फिर वहाँ पे बोला गया कि सर को ले आइए भाई। तो किसी ने बोला अरे सर तो बहुत लंबे हैं और गड्ढा तो छोटा है। तो फिर मैं बोला अरे यार इतना सब कुछ कर रहे, तो पूरा दाढ़ी वाड़ी लगा के बड़ा इरिटेशन सा हो रहा था कि कोई अब थिएटर में इंची टेप लेके थोड़ी ना बैठा रहेगा कि ये वही है कि दूसरा है। तो बोले फिर छोटा कौन मिलेगा। पता नहीं कहाँ से एक फरिश्ता बन के लड़का आया, बोला मैं करूँगा। तो उसको मैं लपेट के रखे। इसके बाद मैं उसको थैंक यू बोलना चाहा, लेकिन पता नहीं कहाँ से फिर तब तक इधर उधर और सीन खत्म हुआ, सब अपने चले गए। सब मिला के ये मुझे बड़ा एक वाकया काफ़ी। और इसके बाद फिर रंगदारी टैक्स, इलाहाबाद से इस्लामाबाद, रंग, गुंडे, बहुत सारी फिल्में हैं जो एक यादगार के रूप में है। बहुत अच्छा काम करने को मिला है इन सब में, तो कभी कभी याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान। और आशा करती हूँ दर्शकों कि आपको भी हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। यादवेंद्र यादव जी से बहुत कुछ सीखने समझने का आप सभी को मौका मिला होगा। और जाहिर सी बात है कि इन्होंने आपको बहुत ही इंस्पायर और मोटिवेट किया रंगमंच के बारे में और अपनी फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत सारी बातों को हमारे साथ साझा किया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा ही लगा होगा और मिलेंगे हम आपसे हमारे